जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में इतिहास के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण है उसी पर परिचर्चा करें। 12वीं कक्षा के हिस्ट्री के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, उसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अल-बरूनी के द्वारा बताई गई महिलाओं के स्थिति पर प्रकाश डालें। अल-बरूनी के द्वारा बताई गई महिलाओं के स्थिति पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री था। यह गजनी के शासक महमूद गजनी के साथ भारत आया था और भारत के संदर्भ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी अरबी भाषा में, जिस पुस्तक का नाम है किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद में 80 अध्याय है, लेकिन इसके 69वें अध्याय में 69वें अध्याय में भारत में महिलाओं के स्थिति के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने अपने विवरण में लिखा है कि भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा अस्तित्व में नहीं था, देवदासी प्रथा और वेश्यावृत्ति की प्रथा थी। कुल मिलाकर अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो आप लिखेंगे फ्रांसिस बुकानन एक अंग्रेज था। फ्रांसिस बुकानन एक अंग्रेज था जो पेशे से चिकित्सक मतलब डॉक्टर था। यह 1794 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था और यह भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के चिकित्सक बनकर आया था। इन्होंने अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किया और बंगाल की सरकार के अनुमति से इन्होंने कंपनी के अधिकार वाली भूमि का सर्वेक्षण किया। स्वास्थ्य खराब हो गया, इस कारण 1815 ईस्वी में इंग्लैंड लौट गए। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि क्या है? तो आप लिखेंगे कार्बन 14 विधि जीवाश्म के उम्र का पता लगाने की एक विधि है। संसार के सभी जीवों में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है तो जीव के मरने के बाद उसके शरीर से कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगते हैं और कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है। भौतिक शास्त्री कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीवाश्म के उम्र का पता लगा लेते हैं। जीवाश्म के उम्र के पता लगाने की इस विधि की खोज
BF लिबी ने 1946 ईस्वी में किया था और कार्बन 14 का अर्धायु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई और इसका क्या महत्व है? प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई और इसका क्या महत्व है? तो आपका उत्तर होगा, चौथी बौद्ध संगति जिसका आयोजन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 450 वर्ष बाद कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध संतों के बीच जो विवाद था उस विवाद को दूर करना। दूसरा, महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर परिचर्चा करना और धर्म ग्रंथों का संकलन करना। चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक पर महाविभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की टीका की रचना की गई। दूसरी विशेषता थी, इसमें पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो गुटों में बंट गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख मंदिरों का नाम बतावे या गुप्त काल में निर्मित प्रमुख मंदिर कौन कौन है? तो आप लिखेंगे, गुप्त काल जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत गुप्त काल में हुई और गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख मंदिर है। नंबर 1, ईरान का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। दूसरा, तिगवा का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में है। तीसरा, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में है। चौथा, भूमरा का शिव मंदिर जो मध्य प्रदेश के सतना जिला में है। छठा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में है। उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में। अगला प्रश्न आता है, अग्रहार क्या है? प्रश्न है, अग्रहार क्या है? तो आप लिखेंगे, गुप्त काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। गुप्त काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि अग्रहार कहलाता है। गुप्त काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि अग्रहार कहलाता है, लेकिन अग्रहार भूमि का विक्रय नहीं होता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है या रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में भू राजस्व या भूमि के लगान संग्रह करने की एक परंपरा थी, जिसकी शुरुआत 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिला से की गई थी। इसकी शुरुआत कैप्टन मुनरो ने किया था। यह लगान वसूली की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान और राजा के बीच जो जमींदार थे, जो बिचौलिया थे, उसको समाप्त कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत किसान भूमि के वास्तविक मालिक हो गए और यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, यज्ञ परंपरा पर प्रकाश डालें या यज्ञ परंपरा से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ का आयोजन होता था।
नंबर 1 वाजपेयी यज्ञ, दूसरा अश्वमेध यज्ञ, तीसरा राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ की बात करते हैं तो राजा शक्ति प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ करता था उसे वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। इस यज्ञ में राजा अपने सैनिकों मित्रों के साथ अपने राज्य की सीमा पर घोड़दौड़ और रथ दौड़ किया करते थे। दूसरा राजसूय यज्ञ, सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ राजसूय यज्ञ कहलाता है। यह यज्ञ 2 वर्षों तक चलता है। तीसरा अश्वमेध यज्ञ, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। अगला है सातवाहन कौन थे। सातवाहन कौन थे तो आपका उत्तर होगा सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस वंश का समय 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी के बीच माना जाता है। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सातवाहन राज्य की विशेषता थी कि यह मातृसत्तात्मक राजवंश था। इस वंश के शासक अपने नाम के पहले अपने माता का नाम जोड़ते थे और ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा सातवाहनों ने प्रारंभ किया और सीसा का सिक्का सातवाहन शासकों ने ही जारी किया था। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना क्या है। प्रश्न है माउंटबेटन योजना क्या है। तो आप लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय थे, जो 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का वायसराय बनकर आए थे। इन्होंने भारत की समस्या का समाधान करने के लिए अनेक सारा प्रयास किया। वे सारे प्रयास विफल हो गए। अंत में इन्होंने सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना पेश किया। उसी योजना को हम माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। और इसी 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश सत्ता से क्या हुआ, मुक्त हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल की क्लास में कुछ नया महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।